हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ये जो क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर लिए हैं मैंने, ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक से संबंधित है। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे ये वन लाइनर वस्तुनिष्ठ पर्सन है उस बुक में। तो उसके क्वेश्चन आंसर बनाकर यहाँ मैं कर रही हूँ। तो एक बार जरूर देखिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास किस विद्वान ने किया? तो किसने किया था? फ्रेंच विद्वान गारसदा तासी ने। गारसदा तासी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की? तो ये फ्रेंच भाषा में की थी। गारसदा तासी की पुस्तक का नाम क्या था? इस्तावर द लिटरेट्यो एंडुई हिंदुस्तानी। गारसा तासी की पुस्तक कितने भागों में विभक्त है और इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो गारसा तासी की यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है। कितने में? 2 में। और इसका प्रकाशन वर्ष क्रमश सन 1839 ईस्वी और 1847 ईस्वी में हुआ था। यह ग्रंथ किस समिति की ओर से कहाँ मुद्रित किया गया? प्रकाशित ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। इस्तावर द ला लिटरेट्यो एंडुई हिंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण कितने भागों में विभक्त हुआ और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? आंसर होगा द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन वर्ष 1871 में हुआ। गारसदा तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदू और उर्दू के कवियों का विवरण किस क्रम में दिया? अंग्रेजी वर्ण क्रमक अनुसार, यानी कि अंग्रेजी के वर्ण के क्रम के अनुसार गारसदा तासी ने वर्णन किया था। गारसदा तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवि और उनमें से हिंदी व उर्दू के कितने हैं? तो ग्रंथ में कुल 738, जिसमें 72 कवि हिंदी के और 666 कवि उर्दू के हैं। गारसदा तासी के ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी अनुवाद का किसने और कब कराया? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने सन 1952 ईस्वी में कराया था। इसका गारसदा तासी का जो ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से हिंदी में अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में किया था। तासी की पुस्तक के नाम में प्रयुक्त एंदुई और हिंदुस्तानी शब्दों का क्या अर्थ है? एंदुई का अर्थ है हिंदवी, जो हिंदी, और हिंदुस्तानी का अर्थ है हिंदुस्तानी उर्दू में। हिंदवी शब्द हिंदी का है और हिंदुस्तानी जो शब्द है हिंदुस्तानी वो उर्दू का है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कौन सा है और इसके रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है हिंदी साहित्य में श्री महेशदत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन कब और कहां से हुआ? तो सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। हिंदी भाषा में लिखा गया दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ कौन सा है और इसकी रचनाएं किसने की? शिव सिंह सरोज, जिसकी रचना शिव सिंह सैगड़ ने की थी। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष में हुआ? सन 1883 ईस्वी में। शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं? एक सहस्र, यानी 838 कवि भाषा कवियों का इसमें वर्णन किया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कब और किस पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ? सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है और उसे क्या नाम दिया?
इसके रचयिता जॉर्ज ग्रियर्सन है और इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया? ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने और किस शीर्षक से और कब किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से सन 1957 ईस्वी में इसका हिंदी में अनुवाद किया था। गारसतासी की पुस्तक का अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। और ग्रियर्सन के ग्रंथ का अनुवाद किसने किया? किशोरीलाल गुप्त ने। ये ध्यान रखना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कवियों और लेखकों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? उन्होंने क्वेश्चन नंबर 20। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कवियों और लेखकों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? उन्होंने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया, जबकि उनकी प्रवृत्ति को स्पष्ट किया। गारसतासी ने किस आधार पर किया था? तो वर्ण क्रम के, अंग्रेजी के वर्ण क्रम के आधार पर। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कालक्रम के आधार पर। भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन ने किन भाषाओं को हिंदी से पृथक किया? उन्होंने संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को हिंदी से पृथक किया। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी साहित्य के विकास क्रम को किन रूपों में निर्धारित किया गया? चारण काव्य में, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप। इसके अनुसार जॉर्ज ग्रियर्सन के ने कितने रूपों में किया? चारण के रूप में, धार्मिक के रूप में, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप। इस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 16वीं और 17वीं शताब्दी के युग को भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण युग कहा था। मिर्चबंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की और मिर्चबंधुओं में कौन कौन शामिल थे? इसकी रचना मिर्चबंधुओं ने की थी। मिर्चबंधु विनोद की रचना किसने की? मिर्चबंधुओं ने। मिर्चबंधुओं में गणेश बिहारी, काम बिहारी और सुखदेव बिहारी शामिल थे। मिर्चबंधु विनोद को कितने भागों में विभक्त किया गया और इनका प्रकाशन कब हुआ? यह 4 भागों में विभक्त है और इसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934। मिर्चबंधु विनोद में कितने कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है? तो लगभग कितने 5000 के कवियों का है, लेकिन इसमें जो आंकड़ा है वो 45,0591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। मिर्चबंधु ने कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए कितनी श्रेणियां बनाई? तो इन्होंने 4 श्रेणियां बनाई थी। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस ग्रंथ को प्राप्त है और उसके रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास को सर्वोच्च स्थान प्राप्त। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः किस रूप में और कब प्रकाशित हुआ? यह मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने कवियों और लेखकों को शामिल किया गया? जिसमें 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया। यदि आप इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सैगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिर्चबंधुओं के इतिहास ग्रंथों को क्या संज्ञा दी? तो इन्होंने इन ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्य का इतिहास क्या है? इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में परीक्षा पूछी जाती है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। सर्वप्रथम किसने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक और किस दृष्टिकोण का परिचय दिया? सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया और अपने विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के कितने वर्षों के इतिहास को काल खंडों में बांटा?
तो आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 काल खंडों में विभक्त किया। शुक्ल जी ने भक्ति काल को कितने भागों या शाखाओं में बांटा और उसे किस आधार पर प्रतिष्ठित किया? उन्होंने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का विभाजन फ्लोचार्ट किस प्रकार का है? तो भक्ति काल को मुख्यतः 2 धाराओं में बांटा गया। नंबर 1 निर्गुण धारा। निर्गुण धारा की 2 शाखाएं ज्ञानश्री शाखा और प्रेमश्री शाखा। सगुण धारा के अंतर्गत 2 शाखाएं राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति के राम काव्य और कृष्ण भक्ति के कृष्ण काव्य। और ज्ञानश्री में संत कबीर और प्रेमाश्री के सूफी जायसी कहते प्रवर्तक रहे। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों के मूल्यांकन का आधार क्या रखा? उन्होंने कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त बायोग्राफी के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन ग्रीव्स महोदय ने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा, कब और इसे कितने विभाग किए? उन्होंने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में एक स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने इसको 5 विभाग किए थे। कितने विभाग किए? 5। सन 1920 में ईस्वी में FEK ने अंग्रेजी भाषा में किस इतिहास ग्रंथ की रचना की? उन्होंने हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा था। FEK ने। तज़किरा स्वराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है और इसका प्रकाशन कब हुआ? इसके रचयिता मौलवी कमरुद्दीन है और यह 1848 में लिखा गया। तज़किरा स्वराई हिंदी ग्रंथ की क्या विशेषता है और उसमें कितने हिंदी कवियों को शामिल किया गया? इस ग्रंथ में कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के कुल 62 कवि हैं और इस ग्रंथ की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें प्रथम बार कालक्रम का ध्यान भी रखा गया। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने किन 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की और उनके प्रकाशन वर्ष क्या है? उन्होंने निम्नलिखित 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। किसने? हजारीप्रसाद द्विवेदी। हजारीप्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 से 1977 में मृत्यु। इनकी 3 रचनाएं थी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। आचार्य द्विवेदी जी ने अपने इतिहास लेखक में किस दृष्टिकोण को अपनाया? उन्होंने परंपरा की निरंतरता का अनुकूलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी और इसका प्रकाशन कब हुआ? तो यह पुस्तक लिखी थी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने और इसका प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस समय कालावधि को शामिल किया? उन्होंने 693 से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही अपने ग्रंथ में लिया। डॉक्टर वर्मा ने अपने संपूर्ण ग्रंथ को कितने प्रकरणों में विभक्त किया? उन्होंने अपने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभक्त किया। जिन्हें डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है और उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है। अपभ्रंश के सबसे पहले कवि कौन थे? स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना और हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन किस संस्था द्वारा और कितने खंडों में किया गया? इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 16 खंडों में विभाजित किया गया। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम 3 भागों के नाम और उनके संपादकों के नाम लिखिए। तो प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका, इसके संपादक थे डॉक्टर राजबली पांडे। दूसरा भाग हिंदी भाषा का विकास, संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा भाग आदिकाल, संपादक पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। वृहद इतिहास के चौथे और 5वें भाग भक्ति काल का संपादन किन विद्वानों ने किया? चौथे भाग का भक्ति काल निर्गुण भक्ति के अनुसार परशुराम चतुर्वेदी ने। 5वें में भक्ति काल सगुण भक्ति देवेंद्र नाथ शर्मा विजेंद्र
के स्नातक में। रीति काल से संबंधित छठे और सातवें भाग के नाम उनके संपादक कौन है? छठे भाग रीति काल रीतिबंध के संपादक डॉक्टर नगेंद्र। सातवां भाग रीति काल रीतिमुख संपादक डॉक्टर भगीरथ मिश्र। आठवें भाग हिंदी साहित्य का भूत्थान भारतेंदु काल की समय सीमा क्या है और इसके संपादक कौन? इसकी समय सीमा संवत 1900 से 1950 विक्रम संवत तक है और इसके संपादक डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। 53वें 90वें भाग द्विवेदी काल और 10वां भाग उत्कर्ष काल का है। इनके संपादक हैं 90वें भाग के द्विवेदी काल का संवत 1950 से 1975 विक्रम संवत। संपादक है पंडित सुधाकर पांडे। 10वां भाग उत्कर्ष काल का जो काव्य संपादक संवत है 1975 से 1995 विक्रम संवत। संपादक डॉक्टर नगेंद्र। 11वें भाग उत्कर्ष काल नाटक तथा 12वें भाग कथा साहित्य के संपादक किसने किया? 11वें भाग का संवत 1975 से 1995 सावित्री सिंह और दशरथ ओझा ने किया। 12वें भाग का संवत 1975 से 95 डॉक्टर निर्मला जैन ने किया। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के 13वें और 16वें खंडों के नाम और उनके संपादकों के नाम बताइए। 13वें भाग समालोचना निबंध और पत्रकारिता से संबंधित है और इसके संपादक लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वां भाग अध्ययन काल सहायक डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद भाटिया का है। 15वां भाग आंतर भारतीय हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्याय का है। 16वें भाग हिंदी का लोक साहित्य और डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय का है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किस इतिहास ग्रंथ का संपादन किया और उसमें इतिहास को कितने कालों में बांटा? उन्होंने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभक्त किया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा रचित 3 प्रमुख ग्रंथ और उनके प्रकाशन वर्ष कौन से हैं? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के रचनाएं जो है ग्रंथ हिंदी भाषा का विकास 1924, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, हिंदी कोविद रत्नमाला इसके 2 भाग है, प्रथम भाग 1909 और द्वितीय भाग 1914। डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया द्वारा रचित 2 प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? राजस्थानी भाषा और साहित्य तथा राजस्थानी पिंगल साहित्य। ये डॉक्टर मोती मनेरिया द्वारा लिखे हुए ग्रंथ है। आचार्य नंदू वाजपेयी के प्रमुख आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ आलोचनात्मक इतिहास और उनके प्रकाशन वर्ष। हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी 1945, आधुनिक हिंदी साहित्य 1950। 60 निम्नलिखित ग्रंथों के रचनाकार और को सुमेलित और रूप में बताइए। हिंदी काव्यधारा 1944, हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 और हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य संवेदना का विकास। संवेदना का विकास है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। हिंदी साहित्य का विश्वनाथ त्रिपाठी का। वैज्ञानिक है तो यहाँ पे इनका नाम दिया गया। हिंदी काव्य धारा के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्याय। और हिंदी साहित्य का इतिहास का जो संपादन किया था 1913 डॉक्टर नगेंद्र ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त ने। और हिंदी साहित्य का अतीत आचार्य विश्वनाथ प्रसाद का, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। चारों ग्रंथों के यहाँ पे नाम दिए गए। निम्नलिखित ग्रंथों और उनके लेखकों को सही मिलान यहाँ भी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी वीर काव्य 1945, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास और आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973। ये है आंसर यहाँ पे। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने और हिंदी वीर काव्य जो लिखा है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर ने। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र का है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल श्री नारायण चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी और हिंदी साहित्य विमर्श 1923 के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक रमाशंकर शुक्ल रसाल है और हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मुल्ला पुन्नालाल बख्शी है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कविता कौमुदी
1917 तथा भाषा काव्य संग्रह 1873 के रचनाकार कौन है? भाषा काव्य संग्रह के महेश दत्त शुक्ल हैं। कविता कौमुदी के रामनरेश त्रिपाठी और हिंदी भाषा और उद्भव का वैज्ञानिक इतिहास ये किसका है? उदय नारायण तिवारी का। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की है। भाष्य काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को किन 4 कालखंडों में विभाजित किया और उनकी समय सीमा संवत में क्या है? तो इन्होंने 4 कालखंडों में आदिकाल को वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल संवत 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900, आधुनिक काल गदकाल को 1900 से 1984। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने काल विभाजन में आचार्य शुक्ल से अलग अलग किन 2 नए कालों को जोड़ा? रामकुमार और उनका समय क्या? उन्होंने शुरुआत में संधि काल संवत 750 से 1000 विक्रम संवत और चारण काल संवत 1000 से 1375 को जोड़ा। बाकी 3 काल भक्ति रीति और आधुनिक शुक्ल जी के समान। डॉक्टर गणपति गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन सन ईस्वी में किस प्रकार है? शुक्ल के अनुसार सन 1184 से 1350, पूर्व मध्यकाल का 1350 से 1600 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल सन 1600 से 1857, आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित ग्रंथ के अनुसार आदिकाल भक्तिकाल और रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार तो आदिकाल की 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य मानिए, भक्तिकाल की 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य, रीतिकाल की 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में आधुनिक काल को किन उप कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पुनर्जागरण काल को भारतेंदु काल के रूप में 1857 से 1900, जागरण सुधार काल को द्विवेदी काल में 1900 से 1918, छायावाद काल को 1918 से 1938, छायावादोत्तर काल को इसके 2 भाग हैं। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953, नवलेखन काल 1953 से अब तक। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का आरंभ किस काल से माना और उनका पूरा काल विभाजन क्या है? उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ अपभ्रंश काल से माना और उनका पूरा काल विभाजन इस प्रकार है। किसके द्वारा? बच्चन सिंह के। यहाँ पे बच्चन सिंह के अनुसार देख लीजिए। अपभ्रंश काल भक्ति काल को 1400 से 1650, रीति काल का है सन 1650 से 1857, आधुनिक काल का सन 1857 से अब तक। आदिकाल को सबसे पहले चारण काल नाम किसने दिया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। अपभ्रंश का नाम सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है और इसमें किसे 3 भाषाओं के कवियों कहा गया है? अपभ्रंश का नाम पहले बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। इसमें उन्होंने अपने पिता गुहेसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। सिद्धों की रचनाओं की भाषा क्या है और पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा कैसा था? सिद्धों की रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा शोरचैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यह प्रसिद्ध कथन विद्यापति के पदों के संबंध में किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कथन है, जो उन्होंने विद्यापति की श्रृंगारिक प्रवृत्तियों पर कटाक्ष करते हुए कहा था। योजिन साधन भाष्य ये काव्य पंक्ति किस रचना से और किस रचनाकार की है? तो ये पंक्तियां हैं सर्वकाचार ग्रंथ से ली गई है और इसके रचनाकार देश है। पंड्य सयल सत बखाने और जही मन पवन न संचरई जैसी प्रसिद्ध पंक्तियां किस सिद्ध कवि की है? तो ये पंक्तियां हैं सिद्ध कवि सरापा की। का तरवर पच विडाल भाव न होई अभाव न जाई पंक्तियों के रचयिता कौन है? इन पंक्तियों के रचयिता सिद्ध कवि लुइपा है। सहजे थर करी वारुणी साथ पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो विरूपा के द्वारा। नगर बायरी डोभी तोयरी कुड़िया छाई तथा जिमी लोन बिल जई पनी जैसी प्रसिद्ध पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है कन्हप्पा। अपभ्रंश के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य हेमचंद की कौन सी पंक्ति के पृष्ठ से संकलित है?
भला हुआ जो मारिया पिया संगम कहूँ निधड़री। गंगा जमुना माझे बहिरे नाई, पंक्ति किस सिद्ध कवि की है? तो ये डोबिपा की पंक्तियां हैं। देसिल बयाना सब जन मिठा, यह अत्यंत प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? और उनकी दूसरी पंक्ति हिंदू बोले दूर रही निकार किस ग्रंथ से ली गई है? यह प्रसिद्ध पंक्ति विद्यापति की और दूसरी पंक्ति उनकी रचना कीर्तिलता से ली गई है। मनहु कला सस भान कला 16 सो बनिए, पंक्ति किस महाकाव्य से उद्धत है? यह पृथ्वीराज राजू से उद्धत, जिसके रचनाकार चंद्रपर दाई। वज्य घोर निशान रान चौहान चौदिस, पंक्ति किस प्रसिद्ध ग्रंथ से ली गई है? तो यह पंक्ति महाकवि चंद्रप्रदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो से ली गई है। 12 बरस ले ऊपर जीवे, यह प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्तियां हैं जगनी की, जो उनके ग्रंथ परमाल रासो और आलखंड से ली गई है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, एक थाल मोती से भरा, पहली के रचनाकार कौन है? तो इन पहलियों के रचनाकार है अमीर खुसरो। जेहाल मिस्की मगुन तगापुल, यह प्रसिद्ध रेखता गजल पंक्ति किसकी है? तो अमीर खुसरो की। सरस बसंत समय भल पावली, पंक्ति विद्यापति के किस ग्रंथ से उद्धत है? यह पंक्ति विद्यापति की पदावली से उद्धत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्राकृताभास हिंदी से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य प्रकृति की रूढ़ियों में बहुत कुछ बंधी हुई हिंदी है। कवि विद्यापति ने अपने साहित्य में किन दो प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया? उन्होंने दो भाषाओं का प्रयोग किया, पुरानी अपभ्रंश का कीर्तिलता और कीर्ति पताका में, बोलचाल की देसी भाषा का पदावली। गहा गाथा दुहा कहने से क्रमश किन भाषाओं का बोध होता है? तो गहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। भरत मुनि 3री शताब्दी ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश को क्या नाम दिया? उन्होंने अपभ्रंश का नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना किस समय से होना आरंभ हुआ? विक्रम की 7वीं शताब्दी से इसका आरंभ होने लगा था। सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी गई और इनमें प्रमुख कवियों की जाति या वर्ग क्या थी? सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी गई और इनमें प्रमुख सिद्धों के सामाजिक वर्ग इस प्रकार थे। लुइपा और कनपा कायस्थ के थे, डोबिपा सरबरा क्षत्रिय थे, सरापा शांतिपा नागार्जुन ब्राह्मण थे, मीनपा मछुआ थे, तंतिपा जुलाहा थे, चमारिपा चर्मकार मोची थे। 84 सिद्धों में से किन्हीं 4 प्रमुख योगिनियां महिला जो सिद्धों के नाम है कौन से? योगिनियों के नाम। पहली है मणिभद्रा गृहदासी, मेखलापा गृहपति कन्या, कनपलापा गृहपति कन्या थी और लक्ष्मीकरा राजकुमारी। तो इसकी जो ट्रिक है, कै मैं ल और में, कमल में, कमल में से कैसे कनलपा, मैं से मणिभद्रा और ल से लक्ष्मीकरा और में से मेखलापा। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कलम में। ट्रिक है 4 योगिनी है सिद्धों में। सिद्धों में सबसे पुराने कवि कौन माने जाते हैं और उनका अन्य नाम क्या है? सिद्धों में सबसे पुराने सरह माने जाते हैं, जिन्हें सरोज वज्र नाम से भी जाना जाता है। महासुखवाद का प्रवर्तन बौद्ध धर्म की किस शाखा में हुआ और उसका क्या अर्थ है? इसका प्रवर्तन वर्ज्यान शाखा में हुआ। महासुख का अर्थ आनंद स्वरूप ईश्वर प्रज्ञा उपाय के योग से इस दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का नाथपंथ मूल रूप से किस शाखा का रूप है और उन्होंने किस योग का प्रवर्तन किया? नाथपंथ मूल रूप से वर्ज्यान शाखा का एक रूप है। गोरखनाथ ने पंतजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वर्ज्यानी सिद्धों और नाथपंथी गोरखनाथ के कार्य क्षेत्र लीला क्षेत्र में क्या अंतर है? वर्ज्यानी सिद्धों का जो कार्य क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था
गोरखनाथ ने अपने मत का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपूतानी, राजस्थान और पंजाब में किया। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार उनके क्या नाम है? तो गोरखनाथ के अनुसार नाथों की कुल संख्या नवनाथ मानी गई है। उनके नाम इस प्रकार है, जैसे नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, हेमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आगे भी बहुत है, तो पूरी बुक इसी तरह प्रश्न उत्तरों के रूप में सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की हम इसी रूप में करेंगे। देखिए ये आगे प्रश्न दिए गए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए सारी यहाँ सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक से ये प्रश्न उत्तर बनाए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपको क्वेश्चन समझने में भी सहायता होगी।